I, Dr. Vijay Kumar Prasad, Department of Economics, YSNM College, मेदिनीनगर, डाल्टनगंज। आज मैं पुनः यूजी पार्ट 3 ओल्ड कोर्स के लिए और साथ में यूजी सेमेस्टर 2 का भी संबंधित चैप्टर से मैं आज एक लेक्चर देने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने यूज ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लोग लेके चला था, जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि जब किसी फर्म का मांग फलन और लागत फलन दिया हुआ हो तो फर्म वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करेगा कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगी, अपने वस्तु को किस कीमत पर बेचेगी और उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। तो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट था। मैंने बताया था कि पार्ट 3 के लिए ओल्ड कोर्स में 5वां पेपर जो है वह 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और दूसरा भाग स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने फर्स्ट भाग में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का ही लास्ट क्लास में एक चैप्टर को लेके चला था। आज भी मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का यूज ऑफ इंटीग्रेशंस को लेके चलेंगे। देखिए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में एक कैलकुलस है जो 5th पेपर के मॉड्यूल 2 में है, और इसी प्रकार से इनका यूजी सेमेस्टर 2 का पेपर 4 है, CC 4 में है। CC 4 में भी है। तो कैलकुलस का 2 पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। अब आते बोलते इससे आ जाए लिखने ना। फिर जब हम कैलकुलस की बात कर रहे थे, यूज ऑफ कैलकुलस या यूज ऑफ मैथमेटिक्स, कैलकुलस जो है वह 2 भाग में हम लोग देखते हैं यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार। एक हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल लास्ट क्लास में डिफरेंशियल यूज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में मार्केट से रिलेटेड मैं प्रश्न को मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया था। आज मैं इंटीग्रल कैलकुलस से का यूज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में समाकलन का उपयोग करके हम लोग देखेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है हमारा 2 भाग में बटा हुआ है, इंडेफिनिट और डिफिनिट। तो फंक्शंस के आधार पर हम जानते हैं कि इसका रेगुलेशंस है, नियमावली है कि कैलकुलस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर ये इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन करना है
तो इसका इंटीग्रेशन होगा सारे इंटीग्रेशंस को, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को इसी फॉर्मूले पर हम लोग शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंटीग्रेट करना है x to the power 5 dx, इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x to the power 5 प्लस, सॉरी इसको बराबर है ना, इसको 4 plus 1 by 4 plus 1 plus, that is the x to the power 5 by 5 c कांस्टेंट का है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0। तो इसी फॉर्मूले के बाद डिफिनिट इंटीग्रेशंस में, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस था, डिफिनिट इंटीग्रेशंस में उसका लिमिट दिया हुआ होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। डिफिनिट इंटीग्रेशन में गिवन रहेगा आपको, गिवन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। गिवन एग्जाम्पल को भी डिफिनिट इंटीग्रेशन से भी हम लोग शो करते हैं। तो फॉर्मूला यही चलना इसी से है, लेकिन अब ऊपर को डिलीट कर दे। हाँ इससे ना, हाँ ये डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम इसी एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है 2 to 3, लोअर लिमिट, अपर लिमिट x to the power 4 dx। इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर इसका इंटीग्रेशन होगा, सिंपल इंटीग्रेशन, दैट इज x to the power 5 by 5 और इसको 2 एंड अब लास्टली जब ये सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद इसके लिमिट को हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। इसके बाद इस लिमिट को हम x के वैल्यू पे पुट करते हैं। x इट कैन बी पुट एज 3 to the power 5 minus 2 to the power 5 by कितना कैलकुलेशन होगा? 243 है 243, that is equal to 243 minus 32 है 32
divided by 5 is equal to 2 1 by 5 sorry 2 42.2 ये वैल्यूज निकाले, इसी को डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल का एक निश्चित मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो इसका उपयोग में हम एक चैप्टर बनाना चाहते हैं, पेज उलट देना है ना, इससे प्लस ब्लैक ये यस यूज ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको कह सकते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक चैप्टर से यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता की बचत। सामान्य तौर पर उपभोक्ता की बचत को ऐसे अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का अतिरेक कहते हैं, लेकिन इन जनरल इसको हम लोग उपभोक्ता की बचत कह करके जानते हैं। तो कहता है कि उपभोक्ता की बचत क्या है परिभाषिक तौर पर, कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु से वंचित रहने के अपेक्षा जो मूल्य देने को तैयार होता है और वास्तव में वह जिस मूल्य का भुगतान करता है, इसके अंतर को उपभोक्ता का अतिरेक कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है, या उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म में सिंबॉलिकली हम लोग कंज्यूमर सरप्लस को CS लिखते हैं, C फॉर कंज्यूमर एस प्लस सरप्लस। इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू डिफिनिट इंटीग्रेशन x0 to x1 sorry 0 to x0 डिमांड फंक्शंस dx इनिशियल प्राइस इनटू इनिशियल डिमांड, where t is 0, whereas t0 is the initial price of the good, प्रारंभिक कीमत, वस्तु की प्रारंभिक कीमत, और x0 is known as initial demand of the goods। वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा। तो यहां पर हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो चीज दी हुई रहती है, डिमांड फंक्शंस मांग फलन और वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा या वस्तु की प्रारंभिक कीमत या दोनों ये दी हुई रहती है। इसके आधार पर ये कहा जाता है
कि उपभोक्ता की बचत को ज्ञात करें। लेट एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल भी आते हैं। इफ demand function commodity is, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज P इक्वल टू 35 माइनस x माइनस एक्स, ये हमें दिया हुआ मांग फलन, हिंदी में डिमांड फंक्शन को मांग फलन कहते हैं। ये मांग फलन हमको दिया हुआ है कि P इक्वल टू P अर्थात कीमत 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और एक चीज बताए कि डिमांड फंक्शन के साथ साथ हमें या तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत या वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा या दोनों दी हुई हो सकती है। तो एक पहला हुआ, दूसरा मान लेते हैं कि x0 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। कहता है कि फाइंड CS, फाइंड CS इक्वल टू, आपको निकालना है कि मांग फलन 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा 3 इकाई, ये यूनिट्स होती है, 3 इकाई दी हुई है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, या कह सकते हैं उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता का अतिरेक क्या होगा। अब इसके पहले, सबसे पहले मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि फॉर्मूला आपको क्या करता है कि फॉर्मूला में डिफिनिट इंटीग्रेशन पे जाना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू x0 डिमांड फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शंस माइनस वस्तु की प्रारंभिक कीमत इन, ये इसकी सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर जो दिया हुआ है, तो इसमें देखें कि हमको डिमांड फंक्शंस ऑलरेडी गिवन है, x0 गिवन है, प्रारंभिक मात्रा P0 को हमको ज्ञात करना होगा। P0 के लिए हमें एक गिवन है P इक्वल टू, कलर कर सकते हैं, लिखे हमें दिया हुआ है कि P इक्वल टू 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे कि लिखेंगे हम लोग नाउ putting the value of x is equal to 3 in demand function, hence E is equal to 35 minus 2 into 3 minus 3 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 35 minus 6 minus 9, 35 minus 50 is equal to, hence हमें अब ये ज्ञात हो गया कि E0 is equal to 20 and x0 is equal to, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे।
फॉर्मूला हमारा है सी एस इक्वल टू 0 to x0। डिमांड फंक्शन है हमारा, डिमांड फंक्शन से दिया हुआ हमारे पास 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स T0 इंटू x0। प्रारंभिक कीमत गुने वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा। सबसे पहले से इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन है, मान के चल रहे कि आपको इंटीग्रेशन पूरा कर दिया जाता है। तो इंटीग्रेशन इससे जब करेंगे 35 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2 और माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x के पावर 3, राइट। जब सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो बड़े ब्रैकेट में आते हैं। इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए इसका वैल्यू है 0 to 3। यहाँ पर हम लोग इसको हम इसके लिमिट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं 3। अब सिंपल है कि इनके हम इसके यहाँ पर x का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे माइनस मिनिमम वैल्यू, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करके चलिए। तो अपर लिमिट के साथ लोअर लिमिट को घटा देंगे तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 ऑलवेज आएगा। तो यहाँ पर सीधा हम लोग लेकर के आएंगे दैट इज इक्वल टू 35 इंटू 3 माइनस 0, 822 हमारा कट जाएगा। यहां बचेगा माइनस 3 स्क्वायर माइनस 0। एकदम स्टेप में मैं लिख देगा माइनस 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बाई। अब सिंपल गणित की क्रिया है यहाँ पर, वो हम लोग कर लेते हैं। (35 into 3 minus 9 माइनस यहाँ नहीं आएगा ना, आ जाएगा आ जाएगा। आप यहीं पे लिखिए माइनस इधर ले लेते हैं आइए उसके बाद यहां पर इसके स्कोर लेके आते हैं। (35 को 3 से मल्टीप्लाई किए माइनस 9 27/3 that is equal to 9 और 105 minus 18 that is the 87 अर्थात CS कंज्यूमर सर्विस। देखिए यहां पर कि इंटीग्रेशन का दोनों भाग
सिंपल इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के साथ में डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हुए हम कंज्यूमर सरप्लस को ज्ञात कर सकते हैं, उपभोक्ता की बचत। सामान्य तौर पर इसकी परिभाषा है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा वह जो कीमत देने को तैयार होता है और वास्तव में जिस कीमत का भुगतान करता है उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो ये जो डिमांड फंक्शन डिफिनिट इंटीग्रेशन जो कहता है वह ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता जो है जो कीमत देने को तैयार है, दैट इज द पार्ट ऑफ रेडी ऑफ द कंज्यूमर टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स, दिस वन एंड दिस वाज एक्चुअल पेड बाय द कंज्यूमर। वास्तव में उपभोक्ता जो है वस्तु की किस कीमत का भुगतान करता है, इसी का अंतर को, दैट इज द डिफरेंस, अंतर। एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत कितना देने को तैयार है और वास्तव में कितना भुगतान करता है, इसके अंतर को उपभोक्ता की बचत करते हैं। और ये अंतर गणित है, ये 87 है। ये उपभोक्ता का बचत जो होगा वह, अर्थात इससे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल कि वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा वस्तु की वह 105 रुपए कीमत देने को तैयार था और वह दिया कितना, इसका अंतर से लेकर के हम लोग आते हैं। तो ये इसको छूट गया, सॉरी, -60 -60 यहाँ पर छूटा हुआ था, जो वास्तव में जो कीमत देने को तैयार था ये छूटा, ये पार्ट था यहाँ पर, लेकिन इसका ये पार्ट यहाँ पर छूटा हुआ था, उसको ले लिए। अब इसको हम लोग बात करते हैं तो पीछे चला गया। CS इज इक्वल टू कितना रहते हैं, 87, सॉरी 87 -60 इज इक्वल टू 27। अगर यहाँ पर अब इससे सीधा है, जो परिभाषा करता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत देने को तैयार है और वास्तव में जिस कीमत का भुगतान करता है उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार उपभोक्ता उस वस्तु के लिए 87 रुपए देने को तैयार था और एक्चुअल वो भुगतान करता है 60 रुपीज। इन दोनों का अंतर जो है 27 जो है, ये कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता की बचत कही जाती है। ये मैथमेटिकल फॉर्म और थियोरेटिकल परिभाषा के आधार पर यह प्रमाण हो जाता है। इसके लिए हमको इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको समाकलन करता है, तो समाकलन को बनाने आना चाहिए, करने आना चाहिए। सारे समाकलन की प्रक्रिया को फॉर्मूला दी हुई है, उसी फॉर्मूला के आधार पर मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको बताया कि कैसे इंटीग्रेशन हम लोग कर पाते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन करने के पहले सबसे पहले हमको सिंपल इंटीग्रेशन या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए जो हमें लिमिट दिया हुआ है, लोअर और अपर लिमिट, उसके वैल्यूज को हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें वेरिएबल में पुट कर देते हैं, तो जो वैल्यू आता है वह डिफिनिट इंटीग्रेशन का मूल्य कहलाता है। इसी में प्रोड्यूसर सरप्लस भी आता है। उत्पादक की बचत, उपभोक्ता की बचत के साथ साथ एक उत्पादक की बचत भी हमें पढ़नी है। उत्पादक क्या है? जो वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करता है उत्पादक कहलाता है। सासी भी इसको कहते हैं। तो सामान्य तौर पर एक उत्पादक अपनी वस्तु को न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने का प्रयास करता है। तो विभिन्न लागतों के संयोग से वह उस या विभिन्न साधनों के संयोग से, विभिन्न उत्पादनों के तरीकों के संयोग से उस संयोग का चुनाव करता है जिसमें
उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी अंतर है उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत को ज्ञात करने में। हम एक फॉर्मूला को अभी हम लिख के देते हैं, वो इस प्रकार से है, प्रोड्यूसर सरप्लस ये प्रोड्यूसर सरप्लस जिस प्रकार से उपभोक्ता की बचत को ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से उत्पादक की बचत को भी ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूला में मामूली अंतर है, वो मैं यहां पर लिखा हूं। प्रोड्यूसर सरप्लस को PS, P फॉर प्रोड्यूसर, S फॉर सरप्लस। यहां पर कंज्यूमर सरप्लस में हम लोग P0 इंटू X0 इंटीग्रेशन डिमांड फंक्शन के डिफिनिट इंटीग्रेशन के बाद हमने लिखा था, माइनस किया था। यहां पर वो पहले आता है प्रारंभिक कीमत गुने वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा माइनस 0 टू X0। अंतर है उपभोक्ता वस्तु की मांग करता है और उत्पादक वस्तु की पूर्ति करता है। तो यहां पर सप्लाई फंक्शंस को लेके चला जाता है। इसको लेके चलते हैं सप्लाई फंक्शंस। बाकी यहां पर हमें गिवन रहेगा, वही दो तरह की चीजें दी हुई रहेंगी। एक सप्लाई फंक्शंस गिवन रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, गिवन। सप्लाई फंक्शंस एक, दूसरा आपको दिया हुआ रहेगा P0 और X0 और बोथ। ठीक है जी। बाकी सारी प्रक्रिया जैसे कंज्यूमर सरप्लस में हमने किया था, वही पूरी प्रक्रिया आपको प्रोड्यूसर सरप्लस में करना है। और प्रोड्यूसर सरप्लस में हमें सप्लाई फंक्शंस का डिफिनिट इंटीग्रेशन ज्ञात करना होगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन ज्ञात करने के बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बैठा करके हम इसको PS को भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे।